नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। एबीपी न्यूज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से एक ऐतिहासिक फैसला आया है। ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। 5 जजों की बेंच थी, संवैधानिक पीठ थी, जिसमें ये फैसला सुनाया गया और इस बेंच ने 3-2 से यानी कि बहुमत से इस फैसले पर मोहर लगाई कि जो संविधान के तहत दिया गया आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके को 10% आरक्षण है वो जारी रहेगा। और देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। 7 जनवरी 2019 को केंद्रीय कैबिनेट के मंत्रिमंडल के जरिए इस पर मोहर लगाई थी और उसके बाद बाकायदा इस पर संसद के दोनों सदनों से कानून पास होते हुए राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और ये अमल में लाया गया। गुजरात में सबसे पहले, गुजरात पहला राज्य बना था जिसने आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की शुरुआत की थी। लेकिन हुआ क्या, सरकार ने इस प्रावधान को, बड़े लंबे समय से एक मांग उठ रही थी कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर तबका है और उसको किसी भी श्रेणी में जो है वो आरक्षण नहीं मिलता है, उसके लिए कैसे उसके अधिकारों की रक्षा की जाए, उसको समानता से लड़ने पर, समान प्लेटफॉर्म पर आने देने में मदद की जाए। और इस मांग को लेकर देश भर के अलग अलग संगठन थे, वो लगातार सरकार के सामने ये मांग उठाते रहते थे कि आरक्षण को जातीय आधार पर ख़त्म करके इसको आर्थिक आधार पर कर देना चाहिए और समान रूप से पूरे देश पर लागू कर देना चाहिए। लेकिन जातीय आधार पर आरक्षण खत्म करना सरकार के लिए, किसी भी सरकार के लिए बहुत टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर क्या है? लगभग नामुमकिन है। हालांकि ये जातीय आधार पर जो आरक्षण लागू किया गया था वो 10 वर्षों के लिए लागू किया गया था। संविधान में इसका प्रावधान 10 वर्षों के लिए था, लेकिन हर बार इसको हर 10 वर्ष बाद इस आधार पर बढ़ा दिया जाता है कि अभी भी समाज में जो है वो सामाजिक रूप से समानता पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है, इसलिए आरक्षण को, जातीय आधार पर जो आरक्षण है उसको लागू किया जाए। लेकिन इस बीच जो गरीब तबका था वो पिछले 75 सालों से लगातार इस बात को महसूस कर रहा था कि वो जब किसी भी आरक्षण के दायरे में नहीं आता है तो उसको समानता का अधिकार कहाँ मिल रहा है समाज में। और इसी बात की मांग जो है तमाम संगठन सरकार के सामने गाहे बगाहे रखते थे। लेकिन 2019 में मोदी सरकार ने इसे कानून बनाकर बाकायदा पास किया और इसे लागू करना शुरू कर दिया था सभी राज्यों ने। इसके लिए बाकायदा 3500 करोड़ से ज़्यादा खर्च किए गए, क्योंकि तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर अगर ये आरक्षण लागू होता तो फिर जो आरक्षित सीटें थीं या तो उनमें कमी करनी पड़ती या जो सामान्य वर्ग की सीटें थीं उनको कम करना पड़ता। इसलिए सरकार ने 3500 करोड़ रुपया देके जो तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर सीटों की तादाद को बढ़ाया गया ताकि उन सी बढ़ी हुई सीटों पर जो 10% ईडब्ल्यूएस के छात्र हैं उनको दाखिला दिया जा सके। लेकिन इस बीच हुआ ये कि आर्थिक आधार पर आरक्षण के खिलाफ जो है एक जनहित करके संगठन था, उसने याचिका दाखिल की कोर्ट में और इस प्रावधान को संविधान विरोधी बताया। इसके बाद संविधान विरोधी बताने के बाद इस बात पे बहस छिड़ गई कि क्या जो 10% आरक्षण दिया गया है वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। इसमें पक्ष विपक्ष तमाम जो है बातें रखते रहे। लेकिन जब ये जो याचिका थी वो दाखिल की गई तो उसमें पहला जो तर्क दिया गया था वो यही दिया गया था कि जो संविधान की मूल भावना है उसमें जो सामाजिक भेदभाव खत्म करके सबको समान अवसर देने का जो प्रावधान किया गया है उसकी मूल भावना के खिलाफ है 10% आरक्षण देना आर्थिक आधार पर। जबकि आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके को समानता का दर्जा दिलाने के लिए व्यवस्था ज़रूरी है, ये सरकार का कहना था। आज इस पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर तो लग गई, लेकिन इस मोहर से पहले एक जो बड़ा चेहरा उभर कर सामने आया वो चीफ जस्टिस यू ललित का उभर कर सामने आया। जब 3-2 से इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई तो उसमें 2 लोग जो इसके खिलाफ थे कि आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके को आरक्षण दिया जाए, उसमें चीफ जस्टिस यू ललित भी शामिल थे। और देखिए, संविधान में, देश में, संवैधानिक संस्थाओं में उच्च पद पर ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं, इस बात का खुलासा इस जजमेंट से हुआ जो वंचितों, आर्थिक रूप से कमज़ोर तबकों और गरीबों के हक के खिलाफ हैं। ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ हम कह सकते हैं, क्योंकि यू ललित ने जो अपना फैसला दिया उसमें उन्होंने कहा कि ये 10% आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके के लिए आरक्षण की ज़रूरत नहीं है और उन्होंने कहा कि ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।
अब संविधान की मूल भावना के अगर खिलाफ होता तो बाकी 3 जज जो है इसके पक्ष में क्यों होते। बहुत सारे तर्क दिए गए सरकार की तरफ से कि संविधान की मूल भावना जो जनहित याचिका दाखिल की गई थी उसमें यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण की सीमा है उसको 50% तक के लिए सीमित कर दिया है, इससे ज़्यादा आरक्षण हो नहीं सकता, और 10% आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके को आरक्षण मिलेगा तो फिर ये 50% की सीमा क्रॉस कर जाएगा, इसलिए इसको नहीं देना चाहिए। सरकार ने कहा ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है, लेकिन सरकार को लगता है कि एक तबका पिछड़ा हुआ है इसलिए उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। इसके जवाब में जो है याचिकाकर्ता ने ये भी कहा कोर्ट में कि जो आरक्षण किया गया है वो संविधान की जो मूल भावना है, जो 130वां संशोधन है, उसमें समानता को समाप्त करता है और नष्ट करता है। बाकायदा केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि तमिलनाडु में 68% आरक्षण है, और वो जो 68% आरक्षण है उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द भी नहीं किया है, इसलिए हर जगह एक ही नियम लागू हो इस ज़रूरी नहीं है। और इसीलिए जो संविधान पीठ थी जिसमें 5 जज थे उसमें से 3 जजेस ने जो आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके के लिए 10% आरक्षण को जो है सही ठहराया। लेकिन इस पर एक बहस शुरू हो गई है कि संविधान की व्याख्या के आधार पर सर्वोच्च संस्थाओं में गरीब लोगों के हक के खिलाफ मंतव्य रखने वाले, सोच रखने वाले, विचार रखने वाले लोग क्यों हैं, और ये लोग क्यों वहाँ पर गरीबों के हक को मारने के लिए बैठे हुए हैं। क्या ऐसे लोगों को की अपनी जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपना एक सॉफ्ट कॉर्नर उन गरीबों लोगों के लिए रखें? बड़ा सवाल ये है। और देखिए 3 पीढ़ी से उनके यहाँ जस्टिस यू ललित के यहाँ जजेस बनते रहे हैं, 3 पीढ़ियों से उनके यहाँ देवी लक्ष्मी की कृपा है, गरीबों का दर्द वो क्या समझेंगे, ये भी एक समझने वाली बात है। लेकिन एक अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने जो 10% आर्थिक रूप से कमज़ोर आरक्षण को मंजूरी दे दी है, उसके बाद अब ये तय हो गया है कि जो गरीब तबका है सामान्य श्रेणी का, यानी कि उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, और ये वो लोग हैं जिनको किसी तरह के आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलता है, यानी कि सामान्य श्रेणी में आते हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो उनको ये 10% आरक्षण मिलेगा। अब ये तर्क दिया गया कि साहब जो 10% आरक्षण दे रहे हो आप, ये गलत है, इससे जो है वो 50% जो आरक्षण की कैप है उसमें से चुरा लेंगे आप। तो केंद्र सरकार ने कहा नहीं, हमने इसके लिए अलग व्यवस्था की, अलग प्रावधान किया है, और इसलिए 3 जजों ने कहा कि नहीं, आपका प्रावधान ठीक है, आपकी व्यवस्था ठीक है, हम इस पर मोहर लगाते हैं, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। अब एक बहुत बड़ी बात है, इस आरक्षण को, आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके को आरक्षण देने की जो व्यवस्था थी, वो महाराष्ट्र में एक तबका है मराठा तबका हमेशा से ये मांग करता रहा कि मराठा को ओबीसी में शामिल किया जाए। उसके बाद ये व्यवस्था बननी शुरू हुई, राज्य सरकार ने इसके आरक्षण की व्यवस्था की, सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिक्लाइन कर दिया। कहना ये था कि साहब ये ओबीसी में नहीं है, ये तो कद्दावर सामान्य वर्ग में आते हैं, सवर्ण हैं, इनको आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये हुआ कि भाई अगर ये लोग संपन्न हैं तो फिर इसमें गरीब तबका भी है, तो सरकार ने यहीं से शुरुआत की कि जो सामान्य वर्ग में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करना ज़रूरी है, ताकि उनको भी समानता का अधिकार मिल सके, समाज में अपनी शिक्षा का, जीविकोपार्जन का ज़रिए वो इस आरक्षण के ज़रिए उसमें समानता हासिल कर सकें। अब देखिए, जब ये तमाम जो बहस चल रही थी ना, तो इसमें बहुत सारे जो तर्क रखे गए, उसमें था सरकार ने अदालत में बताया कि सभी केंद्रीय शिक्षक संस्थानों में सीटों की संख्या जो है 25% की वृद्धि की गई है। सरकार ने ये भी बताया कि इसके लिए बाकायदा 4,315 करोड़, मैं माफ़ कीजिएगा पहले 3,500 करोड़ गलती से भूल गया था, 4,315 करोड़ रुपए की लागत से कुल मिलाकर 2,14,000 अतिरिक्त सीटों को मंजूरी दी है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण से एससी, एसटी, ओबीसी को मिल रहे 50% आरक्षण में किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई है। सर्वोच्च अदालत में केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि 10% जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है वो सामान्य श्रेणी के तय 50% आरक्षण में नहीं आता है, यानी 10% का जो आरक्षण है वो 50% में नहीं आता है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल उस समय के और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखते हुए ईडब्ल्यूएस आरक्षण के प्रावधानों का कोर्ट में ज़बरदस्त समर्थन किया गया था। अब ये याचिका जो दाखिल की गई थी ना, इसके तथ्य हम आपके सामने रख देते हैं ताकि आप थोड़ा सा समझ सकें कि किस तरह से ये जो
गरीब तबके का जो आरक्षण मिलने जा रहा था उस पर रोक लगाने की कोशिश की गई। नौकरी और शिक्षा में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को 10% आरक्षण की वैधता को चुनौती दी। इसमें 5 जजों की बेंच बनाई गई। इसमें जस्टिस यू ललित थे, न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी थे, न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट थे, न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी थी, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला थे, जो संविधान पीठ का हिस्सा थे। ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान करने वाले 103वें संविधान संशोधन को इसकी वैधता को चुनौती दी गई। एनजीओ जनहित अभियान, इनका नाम जनहित है, लेकिन जनहित के मुद्दे ये कैसे उठा रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। और 39 अन्य याचिकाओं के जरिए इस ईडब्ल्यूएस को ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 7 दिन सुनवाई चली अलग अलग तारीखों पर, और फैसला जो है 27 सितंबर 2022 को इसी साल रिजर्व कर लिया गया था। अब ये 10% आरक्षण जो है वो लागू हुआ तो 7 जनवरी को 2019 को इसकी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। मोदी सरकार ने इसको मंजूरी दी। 8 जनवरी को इस संसद के लोकसभा में पेश किया गया और इसको 124वें संविधान संशोधन के तहत मंजूरी दे दी गई। 9 जनवरी को यानी कि अगले दिन 2022 में ही राज्यसभा में पेश किया गया और वहाँ भी मंजूरी दे दी गई। 12 जनवरी को यानी कि ठीक 3 दिन बाद राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी, कानून बन गया। और 14 जनवरी को 2019 में उसी साल गुजरात पहला राज्य बन गया जिसने आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके के लिए आरक्षण को लागू भी कर दिया। अब देखिए चक्र घूमा, और इसके बाद जनवरी में ही 2019 जनवरी में ही जनहित अभियान ने याचिका भी दाखिल कर दी और सुप्रीम कोर्ट को कहा कि साहब ये संविधान का उल्लंघन है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, इस 10% आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। 13 सितंबर 2022 को संविधान पीठ ने इस मामले में विस्तृत सुनवाई की। 27 सितंबर 2022 को 5 जजों की संविधान पीठ ने 7 दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। और आज जब हम 7 नवंबर को बात कर रहे हैं 2022 को, तो आज इसको फिर से सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी 3-2 से कि ये फैसला ठीक है, सरकार का जो डिसीजन है, जो कानून है वो सही है, उसको लागू रहना चाहिए। तो 7 जनवरी 2019 को ये कानून की शुरुआत हुई थी बनने की और 7 नवंबर 2022 को इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी कि सही है, आप इसको लागू रखिए। और देखिए इसके बाद राजनीति भी शुरू हो गई। इसके बाद राजनीति ऐसे शुरू हुई कि तमाम जो पार्टियों के लीडर्स हैं उन्होंने ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बायस है, वो जाति आधार पर भेदभाव कर रहा है। बड़ा गंभीर आरोप था और ऐसे लोगों को के बारे में बात करना यहाँ पर जो है वो वाकई में बहुत ही गलत होगा, क्योंकि आप उनको फुटेज देंगे, आप उनको नाम देंगे कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। जिसको आरक्षण मिल रहा है उसको मिलने दो। अगर कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उसको भी मिले, जो जातीय रूप से कमज़ोर है, सामाजिक रूप से कमज़ोर है तो उसको भी मिले। लेकिन आप ये कहें कि उसको आरक्षण मिल रहा है, मेरा आरक्षण मिले लेकिन उसको ना मिले, ये बहुत गलत होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी।